हाँ तो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का। तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये वीडियो किसके लिए है? तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है या केमिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो ये दोनों पार्ट्स आप देखिएगा, और ये दोनों पार्ट्स के वीडियो देखने के बाद आपका केमिस्ट्री से सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा। होता क्या है कि बच्चों का केमिस्ट्री का बेसिक जो है वीक होने की वजह से आगे केमिस्ट्री नहीं समझ में आते हैं, आगे आपको दिक्कत होती है। कोई भी चैप्टर अगर हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर बेसिक नहीं आ रहा है तो आपका केमिस्ट्री फिर अच्छा नहीं होगा। और वैसा एग्जाम जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, इसमें भी केमिस्ट्री पूछता है, और अगर आपका बेसिक वीक है तो आप जो है आगे अच्छा नहीं कर पाइएगा। इसलिए बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा, इस पूरे लेक्चर को दो पार्ट में डालेंगे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री को, ठीक है। ये आपको पार्ट 1 में मिलेगा और एक और मिलेगा पार्ट 2। जब आप ये दोनों पार्ट देख लीजिएगा और केमिस्ट्री में अभी तक आपको कुछ नहीं आता है तो आप फील करिएगा कि सर केमिस्ट्री अब हमको आएगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक के साथ बताने वाले हैं, एकदम एटम से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगर आप कोई चैप्टर पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का ये लेक्चर पहला लेक्चर है, या इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। चलिए पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, है ना। चलिए चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे, पहला हम लोग बात करेंगे एटम्स के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे हम लोग? एटम्स। आप लोग जानते हैं क्या एटम्स क्या होता है? जितना भी कुछ लिखेंगे ना आपको पूरा छापना है ना। पहले तो समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करिएगा, रोकिएगा, ठीक है, उसके बाद लिख लीजिएगा। पहला है कि सर एटम क्या है? तो एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम क्या है? एलिमेंट का सबसे छोटा कण है। पार्टिकल का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कण। पार्टिकल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कण बोलते हैं ना। आप लोग 10th से जो भी बच्चे अगर हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? कण। और एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व। तो तत्व का जो सबसे छोटा कण है उसको हम लोग बोलते हैं एटम, या इसी एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु, है ना। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे तो एटम के बारे में ये याद रहना चाहिए आपको कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? एलिमेंट का। लेकिन डाल्टन भाई साहब क्या बोले थे कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम होता है। तो डाल्टन का जब आप चैप्टर पढ़िएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहां पे बात करेंगे। फिलहाल ये एटम का बात हम लोग कर लिए कि एटम क्या है? एलिमेंट का सबसे छोटा कण है, ठीक है। अच्छा, कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे हम लोग करते हैं? जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग बात करेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर कोई एक्स अगर कोई एलिमेंट है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर को यहां रखते हैं और मास नंबर को यहां भी रखते हैं, या ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स अगर कोई एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक नंबर को यहां रख सकते हैं और एटॉमिक मास को ऊपर रख सकते हैं। तो आप लोग सिंपल इतना समझिए कि जो नीचे लिखा हुआ रहता है वो है आपका एटॉमिक नंबर। वो क्या है? एटॉमिक नंबर। जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है सर? एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर लिखा हुआ रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मास नंबर। तो ये किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे या एलिमेंट का कोई एटम है एक्स, तो नीचे क्या होगा? उसका उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा और ऊपर क्या होगा? उसका एटॉमिक मास होगा। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 12, तो आसानी से हमको पता चल जाएगा कि ये सर 6 क्या है?
तो सर 6 है कार्बन का एटॉमिक नंबर। 6 क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर। और ये 12 जो लिखा हुआ है, बताइए आप लोग क्या है ये 12? ऊपर क्या होता है? तो ऊपर होता है सर मास नंबर। ऊपर क्या होता है? मास नंबर। तो ये क्या हो गया आपका कि सर ये क्या है? एटॉमिक मास, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मास नंबर। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी एटम को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे जो बेस में लिखा हुआ रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर। क्लियर है भाई? ये समझ में आ गया होगा। जो ऊपर लिखा हुआ पार्ट है वो मास नंबर है, और नीचे लिखा हुआ पार्ट क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है। एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जैसे देखिए एक और बता देते हैं आपको। जैसे ऐसे लिखा हुआ है Na मतलब पता है आपको? सोडियम होता है। हालांकि अभी बताएंगे भी आपको कि एट लीस्ट आपको 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नहीं पता है तो केमिस्ट्री में आगे कुछ बुझबे नहीं करिएगा, क्योंकि यूज तो यही होगा। बार बार हम लोग एटॉमिक नंबर का यूज करेंगे, एटॉमिक मास का यूज करेंगे, और एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ही नहीं पता होगा तो फिर कैसे सीख पाइएगा? तो ये जरूरी है। लिख भी देंगे, हालांकि बता भी देंगे लिख करके आपको। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए। जैसे सोडियम होता है, आप लोग को पता होगा या नहीं पता है तो बताते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। भाई एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, है ना। और एटॉमिक मास कितना होता है? 23। तो जो एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो सर सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, और मास नंबर कितना है सर? मास नंबर है 23। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक है। चलिए, अब जो है आपको कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल, है ना, उसका पहचान चिन्ह क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। यहां लिख रहे हैं हम नेम ऑफ एलिमेंट। यहाँ क्या लिख रहे हैं? नेम ऑफ एलिमेंट। दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। नेम ऑफ एलिमेंट दिख रहा है। चलिए, इस तरीके से एक टेबल बनाइए आप लोग, है ना। इसमें लिखेंगे एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे लिख रहे हैं आपका एटॉमिक मास। ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, और इसमें क्या लिख रहे हैं? एटॉमिक मास। अब देखिए, ऐसा होता कि पीपीटी बना करके भी ले आते, लेकिन लिख ही दे रहे हैं और अच्छा रहेगा। सामने में लिख रहे हैं आपके, है ना। आप लोग भी लिख लीजिएगा साथ साथ। जैसे देखिए, ये तो बहुत सारे बच्चे को याद भी होगा। अगर किसी को याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग सिंबल क्या लिखते हैं कि सर H अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो H का मतलब हम लोग सर समझ जाएंगे कि H मतलब क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ये सब याद रहना ही चाहिए, हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, तभी जाकर के आप केमिस्ट्री सीखिएगा। ये बेसिक है, और बेसिक में इसको भी जानना बहुत जरूरी है। अब बताइए, यही केमिस्ट्री में नहीं आया? केमिस्ट्री का ये भाई बैकबोन है। ये नहीं आएगा तो मतलब कुछ आएगा ही नहीं, इसलिए इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, आप लोग जानते हैं। और एटॉमिक मास भी कितना होता है सर? 1 होता है। ठीक है। हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है आपका, ये है हीलियम। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका? हीलियम। हीलियम का सिंबल क्या होता है सर? He। हीलियम का सिंबल क्या होता है? He। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, और एटॉमिक मास होता है 4। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिथियम। लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। लिथियम के बाद क्या है? लिथियम के बाद है आपका बेरिलियम। लिथियम के बाद क्या है? बेरिलियम। इसका सिंबल होता है बी और कैपिटल ई। देखिए, एक बात याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट में अगर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड आ रहा है तो फर्स्ट वाला कैपिटल होगा, और बाकी जो होगा वो क्या होगा? स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है। जैसे लिथियम में 2 है ना, एल और आई है, तो फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? कैपिटल, और बाकी वाला क्या रहेगा? स्मॉल। इस बात को याद रखना है आपको। ठीक है। तो बेरिलियम बी सिंबल होता है इसका।
एटॉमिक नंबर होता है 4 और एटॉमिक मास होता है 9। जैसे होता है बोरॉन, आपको पता होगा बोरॉन को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5 और एटॉमिक मास होता है 11। जैसे एक होता है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर सिंबल होता है सी और एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए। बहुत सारे बच्चे होंगे कि जिनको याद होगा तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जिनको याद नहीं है तो बढ़िया से एक कॉपी बनाइए और उसमें बढ़िया से एकदम सुंदर राइटिंग में बढ़िया से लिखिए। ठीक है, चलिए सर, तो 6 तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन, है ना, वही वाला टेबल में लिखिएगा आप लोग। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है 14। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद है आपका ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। नेक्स्ट क्या है? फ्लोरीन। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 19। ठीक है, फ्लोरीन के बाद होता है आपका नियॉन। फ्लोरीन के बाद क्या है? नियॉन, Ne से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10 और एटॉमिक मास कितना होता है? 20। ठीक है, नियॉन के बाद है आपका सोडियम। नियॉन के बाद क्या है? सोडियम, Na होता है इसका सिंबल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास कितना होता है? 23। ठीक है, फिर है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इसको Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और एटॉमिक मास कितना होता है? 24, मतलब कि 24। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Al से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और एटॉमिक मास कितना होता है? 27। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज में देखिए। एल्यूमिनियम के बाद है आपका सिलिकॉन। एल्यूमिनियम के बाद क्या है आपका? सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। सिलिकॉन का जो सिंबल होता है वो होता है Si, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14 और एटॉमिक मास होता है 28। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 और एटॉमिक मास होता है 31। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सल्फर। सल्फर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S से। सल्फर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 और एटॉमिक मास होता है 32। सल्फर के बाद है आपका क्लोरीन। क्लोरीन, ये होता है Cl, एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास होता है 35.5। क्लोरीन के बाद है आपका ऑर्गन। ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर है, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और एटॉमिक मास है 40। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोटेशियम, तो पोटेशियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं K से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और एटॉमिक मास होता है 39। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक मास होता है 40। एटलीस्ट आपको 30 तक याद रखना है ना। इसके बाद होगा स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हालांकि उसको लिखा नहीं रहा है लेकिन ये होगा। ठीक है, तो इतना काफी है। अभी जो सारा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वो क्लियर होगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, पिछला वाला जो स्लाइड था, ये वाले स्लाइड में हम लोग देखें कि किसी भी एलिमेंट के एटम को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में एटॉमिक नंबर होता क्या है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि सर आप ही बताए हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है भाई साहब, एटॉमिक नंबर है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? जेड से, ठीक है। ये बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब आपको बहुत सारे बच्चे को तो पता होगा कि प्रोटॉन एटम के अंदर होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है कि सर ये प्रोटॉन कहां से आ गया नया वर्ड, तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, कोई भी जो एटम होता है, जैसे एटम हम लोग मानते हैं कि सर एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और सर इसके बीच में एकदम सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये कब पता चला? जब रदरफोर्ड भाई साहब अपना एक्सपेरिमेंट किए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने बताया कि एटम के बहुत सारा पार्ट खाली होता है, लेकिन उसके बीच में एटम का मास कंसंट्रेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। आगे पढ़िएगा आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और एटम स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल, की सर गोल होता है, और इसके एकदम बीच में कौन सी होता है? तो सर एकदम बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे डाल्टन भाई साहब, उन्होंने कहा था कि एटम इंडिविजुअल होता है, डिवाइड नहीं कर पाते हैं। मतलब एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, उससे छोटा पार्टिकल जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम के अंदर भी पार्टिकल को ढूंढा। तो जो एटम के अंदर में पार्टिकल है, इसके अंदर में जो पार्टिकल है, अभी हम लोग क्या पढ़े कि एटम क्या है? एलिमेंट का सबसे छोटा कण है। लेकिन एटम के अंदर भी छोटा छोटा कण है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जब एटम के अंदर साइंटिस्ट लोग खोज किया, तो पहले जो है जे थॉमसन को मिला इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम के अंदर पाया जाने वाला पार्टिकल है, इसलिए इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के अंदर में मिलता है। तो क्या मिला? तो सर इसके अंदर मिला इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, तब पता चला कि इसमें प्रोटॉन भी होता है। हाँ भाई, प्रोटॉन भी होता है। और जब प्रोटॉन का खोज हो गया, तो बाद में पता चला कि भाई इसमें न्यूट्रॉन भी है। और जब न्यूट्रॉन का खोज हुआ, तो पॉजिट्रॉन है। और भी पार्टिकल है जो एटम के अंदर मिला। लेकिन हमारे जो सिलेबस है, इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें हमको मोस्टली पढ़ना है इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि ये जो सर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये कहाँ रहता है? विदेश में नहीं, एटम में। कहां रहता है? एटम में। और एटम क्या है सर जी? तो एटम है एलिमेंट का सबसे छोटा कण, और एटम के अंदर मिलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इसका मास मतलब ये कितना भारी है, चार्ज है कि नहीं है चार्ज, ठीक है। तो इस सब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। देखिए, हम लोग किसका चर्चा करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और किसका चर्चा करेंगे? प्रोटॉन। और किसका चर्चा करेंगे? न्यूट्रॉन का। किसका चर्चा करेंगे? न्यूट्रॉन का। एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा एकदम से क्लियर हो जाएगा भाई, पूरा एकदम से क्लियर हो जाएगा, तनको डाउट नहीं होगा ना, थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। एकदम बढ़िया से बता रहे हैं, बस खाली देखिए, है ना गाइस। देखिए, पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसको खोज करने वाला कौन था, दैट इज डिस्कवरर, जिसको हम लोग बोलते हैं खोजकर्ता। डिस्कवरर मतलब क्या होता है? खोजकर्ता, ठीक है। डिस्कवरर मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
कौन सा वैज्ञानिक इसको खोजा था भाई, वही बोलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किया था अपना भाई जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोज में देखते हैं कि कभी कभी कोई बुक में गोल्डस्टीन लिखा हुआ रहता है, किसी किसी में रदरफोर्ड। मोस्टली हम लोग गोल्डस्टीन को प्रोटॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी का श्रेय जाता है गोल्डस्टीन को। किसको, गोल्डस्टीन, ठीक है। और न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। ये इसको भी याद रखिएगा आप लोग, भाई याद रहेगा तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो ये तो हो गया इसका डिस्कवरर कि सर इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन भाई साहब, एंड न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, जेम्स चैडविक। अच्छा भाई, नेक्स्ट हम लोग सर जी बात करते हैं कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास कितना होता है। तो भाई अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो ये लगभग होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी। इतना कम होता है, बताइए। 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि सर प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो प्रोटॉन का मास होता है सर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अच्छा सर, और जो प्रोटॉन का मास होता है लगभग उतना ही न्यूट्रॉन का भी मास होता है। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है। तो इसको भी लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब इसके डेसिमल वाला एक और अंक आगे बढ़ाएंगे तो और अंक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इतना ही मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज का। नेक्स्ट किसका हम लोग बात कर रहे हैं, चार्ज। अरे भाई कौन सी लिखा गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सर, चार्ज भी बता देते तो मजा आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं, पूरा मजा आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव, माइनस में। और कितना होता है सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन पे जस्ट इसके अपोजिट चार्ज होता है, इसको हम लोग बोलेंगे प्लस में होता है सर 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन पे कोई मास नहीं होता है, इस पे चार्ज 0 होता है क्योंकि ये है चार्जलेस, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, चार्जलेस, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी था सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए डिफाइन करते हैं, जैसे आपको अभी ये बोले थे ये कि एटॉमिक नंबर जो होता है ये बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी एटम के अंदर कितना प्रोटॉन है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर है। हाँ सर, मतलब लिख सकते हैं कि सर जो Z का वैल्यू है वो P के बराबर होगा। हाँ ऑफ कोर्स, जो Z का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, P का। तो सर एटॉमिक मास और मास नंबर का अगर हम लोग बात करेंगे कि सर अगर हम लोग मास नंबर का बात करें तो मास नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए थे। तो सर मास नंबर को अभी ये बोले थे कि A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर किसको हम लोग बोलते हैं, तो जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो वही किसके बराबर होता है, मास नंबर के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिक्स करते हैं मतलब ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, मास नंबर के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि ये न्यूक्लियस में रहता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है।
अच्छा, तो ये समझ में आ गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर सर हमको निकालना है कि नंबर किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक यही है और आपको एकदम इजी वे में समझा देंगे, एकदम एकदम हलवा लगेगा, एकदम लगेगा आसान है सर। अभी तक सब कुछ आसान लगा है, आगे भी आसान लगेगा, है ना। कोई ये चीज भारी नहीं है भाई, बस भाई को फॉलो करते जाना है। भाई मतलब ये तुम्हारा मास्टर। चलिए ध्यान से देखो, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं और इससे नहीं लिखते, अंग्रेजी में लिखते हैं, रुक जाओ, ऐसे क्वेश्चन बना के, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैसे हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एकदम सिंपल है। पहला बात देखिए, इफ एटम इज न्यूट्रल, अगर एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब सर, न्यूट्रल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उदासीन, मतलब कि सर जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उदासीन, मतलब कि सर जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो अगर एटम न्यूट्रल है तो Z का जो वैल्यू है वो P के वैल्यू के बराबर हो सकता है, या P जो होगा प्रोटॉन होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, और ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, ऑलवेज, चाहे वो न्यूट्रल हो या न्यूट्रल नहीं हो, उसके ऊपर कोई भी चार्ज भी रहेगा, फिर भी जो प्रोटॉन का संख्या है वो किसके बराबर होगा, जेड के। और जेड क्या है भाई, एटॉमिक नंबर। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, और जो प्रोटॉन का संख्या होगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, अगर एटम न्यूट्रल है तब। न्यूट्रल नहीं रहेगा तब कैसे बनाएंगे वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जान लीजिए कि अगर एटम न्यूट्रल है, मतलब कि सर जी कोई चार्ज नहीं है, तो उस समय एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ये प्रोटॉन होगा, उतना ये इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन कब, जब एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा तब। ठीक है, अच्छा, अगर चार्ज हो गया तो क्या करेंगे सर, तो चार्ज हो गया तो आगे बताए करेंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है, कि प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, ये सारा जानकारी आपको बताएंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये तो बता दिए। मास नंबर कैसे निकालेंगे सर, तो मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट किए थे सर, ए से, और ए का जो वैल्यू होता है वो अभी बताया है सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होगा, यही ना होगा। तब बताइए यहां से सर कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, तो सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा मास नंबर में से प्रोटॉन का संख्या घटा देंगे सर, मास नंबर में से प्रोटॉन का संख्या घटा देंगे सर, तो वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब चलिए हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे हमसे इस क्वेश्चन में पूछा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देंगे और इस सब में जो है, इस सब में जो है भाई आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे ध्यान से देखिए, पहले हमको दे दिया सोडियम, कि सर हमसे पूछा कि सोडियम में बताइए कैगो इलेक्ट्रॉन है, कैगो प्रोटॉन है और कैगो न्यूट्रॉन है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहला, सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो क्या आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर पता है, बताइए,
क्या आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर पता है? क्योंकि पहले बोल दिए हैं कि आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कम से कम 30 तक पता होना चाहिए। 20 तक हम लिख के बता ही दिए हैं, 10 और भी बता देंगे, तो एटलीस्ट आपको 30 तक पता होना चाहिए, तभी जाकर के आगे क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, लेकिन काम किसका आ रहा है? एटॉमिक नंबर का। इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि भाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं याद करते हैं, बार बार कॉपी में से देख के बनाते हैं, तो फिर बाद में याद भी नहीं रहेगा आपको। इसलिए पहला प्रायोरिटी में रखिए उसको कि पहले हमको याद करना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तभी कुछ होगा, है ना। तो हालांकि आप लोग याद कर लीजिएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। अब जिसको याद है तो कोई बात नहीं, बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए सोडियम का पता है आप लोगों को कि सर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और मास नंबर कितना होता है? 23। मतलब सर ये किसका वैल्यू है? ए का। और ये किसका वैल्यू है सर? जेड का। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सर एटॉमिक नंबर का वैल्यू कितना है सर? 11। और अभी बताए हैं कि एटम अगर न्यूट्रल होगा, अब बताइए इसके ऊपर, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज है? सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज है? आप ही बताइए, सोडियम के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं सर, सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल में जितना इसका जेड होता है उतना ही प्रोटॉन भी होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। यही बात ना बताए हैं। तो सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला था? मास नंबर में से प्रोटॉन का संख्या घटा देंगे। मास नंबर कितना है? 23। और 23 में से घटा देंगे 11। तो सर आंसर क्या आ गया हमारा? 12। अब बताइए, अब थोड़ा सा होश आया आपको कि अच्छा सर इस तरीके से निकलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और देखिए इतना ही नहीं भाई, और देखिए दूसरा क्वेश्चन है फास्फोरस। फास्फोरस का नाम सुना है क्या आप अपने जीवन में? कभी सुने ही होंगे। अब बताइए जो फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है सर 15। और एटॉमिक मास कितना होता है? 31। ये तो पता है आपको। अब इसमें से आपको पूछ देंगे कि बताइए सर जेड का वैल्यू कितना? जेड मतलब एटॉमिक नंबर 15। अच्छा, मास नंबर कितना है इसका? 31। और हमसे इसमें पूछ रहा है प्रोटॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या। तो प्रोटॉन तो फिक्स है जीवन में, जितना जेड होगा उतना ही होगा। तो ये फिक्स है जीवन में, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। बदलने का नेचर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन ही बदल जाता है। प्रोटॉन कभी जीवन में नहीं बदलता। बदलता कौन है? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन, हालांकि अभी तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज इसके ऊपर है नहीं। चार्ज आ जाएगा तो फिर ये कूदेगा भाई, इलेक्ट्रॉन अपना नेचर बदल लेगा। कैसे बदलेगा देखेंगे अभी। हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 15 ही हो जाएगा। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन का सम, तो 31 और माइनस का 15, तो कितना हो जाएगा सर? 16। कोई दिक्कत वाला बात है? तो ये बात जीवन में भी याद रखना है कि प्रोटॉन बदलता नहीं है, बदलता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के साथ रहता है, बदलता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन बदल जाता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में होता है भाई बदलने की भावना, है ना। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे बदल जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन था ये? दूसरा, तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, जैसे हमको दिया है सर ये है Na+। सर सोडियम के ऊपर एगो प्लस है, ठीक है। क्या मतलब है इस प्लस का? ये सारा कुछ बताएंगे आपको अभी। एक चीज तो आपको पता है ना, क्या? कि सर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है भाई साहब। और एटॉमिक मास कितना होता है? 23। मतलब सर ये दोनों बात अगर लिख लें कि सर एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23 है, तो कोई दिक्कत वाला बात है? आप ही बताइए, कोई दिक्कत वाला बात है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अच्छा, एक और बात बताए हैं कि जितना जेड रहेगा जीवन में प्रोटॉन उतना ही रहेगा। क्या ये बात भी क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर, आप ही बताए हैं कि जेड का वैल्यू जितना होगा, मतलब एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, वो चेंज नहीं होता है। कितना ही कुछ कर लेंगे नहीं होगा चेंज। अच्छा सर, अब बताइए अगर इसके ऊपर प्लस नहीं रहता तब इलेक्ट्रॉन कितना होता? तो सर तब इलेक्ट्रॉन तो 11 गो होता। कितना होता? 11 गो ही होता।
लेकिन सर अभी हो क्या गया, प्लस। प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि एगो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, दिखा रहा है कि हमारे पास ज्यादा है, तो एगो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं, तो ये प्लस साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी को बेच दिया है ना। तो एगो इलेक्ट्रॉन बेच दिया है मतलब एगो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब सर इसके पास इलेक्ट्रॉन अब 10 गो है। ये प्लस साइन का मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, और एगो प्लस है मतलब एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया। दो गो प्लस रहता तो दो गो इलेक्ट्रॉन दे देता, तीन गो प्लस रहता तीन गो इलेक्ट्रॉन दे देता। तो प्लस साइन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को बेच दिया, दे दिया है, किसी को डोनेट कर दिया है, इसके पास ज्यादा था डोनेट कर दिया। न्यूट्रॉन तो आप लोग निकाल लीजिएगा, बेसिकली जो है प्रॉब्लम फंसेगा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने में ही, है ना। न्यूट्रॉन तो निकल जाएगा, अभी भी 23 में से 11 घटाएंगे 12 आ जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालना है। जैसे नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिएगा आप लोग। जैसे ये है Al3+, आप लोग कैलकुलेट करिए इसको Al3+ में, ठीक है। ट्राई करिए गाइस, बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। हाँ चलिए देखिए, आप लोग को भी पता है कि सर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, अच्छा, और एटॉमिक मास कितना होता है सर 27। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। तो बताइए यहाँ कि जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू है सर 13, जेड का वैल्यू कितना है 13। तो एक बात आपको जीवन में पता है कि प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, मतलब कि सर प्रोटॉन भी इसमें कितना है 13। अच्छा सर, इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो अगर इसके ऊपर 3 प्लस नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है सर 13। लेकिन 3 प्लस ये इंडिकेट कर रहा है, ये हमको बतला रहा है कि हम 3 गो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को तो 3 गो माइनस कर दो। अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा सर, चलिए एक और देते हैं, इसको बनाइए आप लोग। चौथा पांचवा क्वेश्चन है O2-, है ना। ऑक्सीजन के ऊपर 2 गो माइनस लगा दिए हैं। अब देखिए आप लोग एक बार सॉल्व करिए फिर हम बताते हैं। थोड़ा सा क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद बनाइए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और धीरे धीरे ना आप लोग को लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना कि सर केमिस्ट्री एकदम आसान है। एकदम आसान है भाई, ये सब आ जाएगा। सारा तो खेला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है पूरे केमिस्ट्री में, है ना। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास यही सब का होता है। तो ये सब अगर आपको आ गया तो केमिस्ट्री एकदम आसान है और आ ही जाएगा, वीडियो देख लोगे एकदम आसान है भाई। केमिस्ट्री में फिर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देखिए, ये बात तो पता है ना सर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास कितना है सर 16। एटॉमिक मास कितना है सर 16। अच्छा, अब बताइए सर जेड का वैल्यू यहाँ कितना है 8, तो जीवन में प्रोटॉन का भी वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 8 होगा। अगर सर इस पे चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होता, 8 ना होता सर। आप ही तो बताए थे कि अगर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहाँ पे तो चार्ज है ना सर, 2 माइनस चार्ज है। तो ये माइनस चार्ज बता रहा है कि ये कर्जा लिया है 2 गो इलेक्ट्रॉन का किसी से। तो माइनस क्या इंडिकेट करता है कि कर्जा लिया है, और प्लस क्या इंडिकेट करता है कि किसी को दे दिया है। तो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज का मतलब क्या है, 2 गो कर्ज लिया है, तो कर्ज लिया है तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया सर 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, एक एक चीज आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ भी 10 गो इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ भी 10 गो इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ भी 10 गो इलेक्ट्रॉन आया। अब एगो बात बता ही देते हैं यहीं पे, ठीक है। बढ़िया बात है, केमिस्ट्री में आपको बहुत ही काम देगा। देखिए
जब अलग अलग स्पेसीज का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्या बोलते हैं, इस बात को लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। आइसो, अब यहाँ पे ये आ ही गया था तो सोचिए बता ही देते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, जैसे एक वर्ड आएगा बहुत ही भारी, ये सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या है। देखिए आइसो वर्ड का ही मतलब होता है सेम। आइसो वर्ड का ही मतलब क्या होता है, सेम। तो सेम क्या चीज, तो सेम इलेक्ट्रॉन। सेम क्या चीज, सेम इस इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। किसको बोलेंगे, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस तीनों में देखिए Na प्लस, Al3 प्लस और O2 माइनस, ये तीनों आपस में क्या है, तो ये सर तीनों आपस में है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ये थोड़ा सा एडिशनल बात था लेकिन यहाँ पे आ गया था इसलिए बता दिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन थी क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला। हालांकि आप लोग सीख गए हैं लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन देते हैं। क्या नंबर का क्वेश्चन है ये, 5-6, एक बार देख लीजिए बस, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। जैसे CO2 है, अब इसमें हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। CO2 है और इसमें ना हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकालेंगे सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताइए। एकदम इजी है, दो एटम है ना इसमें, CO2 में क्या है, एगो कार्बन है और दूगो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। हालांकि अगर ये नहीं समझ में आया तो रुकिए पहले हम बता देते हैं मॉलिक्यूल। एटम तो जान गए हैं आप लोग, मॉलिक्यूल जानते हैं। एटम्स जान गए हैं कि एटम्स क्या है, एटम्स है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूल्स क्या है, दो या दो से ज्यादा ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिएगा, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम। मतलब सिंपल सा है सर कि एटम के समूह को, एटम के, टू कैसे लिखा भाई, ये वाला टू तो एकदम अजीब लिखा है दोस्त, का भाई का लिख दिया, कैसे लिखा टू। देखिए दो या दो से ज्यादा अगर एटम एक साथ कंबाइन किए हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देखिएगा, जैसे ध्यान से देखिएगा जैसे देखिए O2, दो ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन किए हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स बनने के लिए कम से कम दो एटम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना ही हो सकता है। यही बात हुआ ना कि जो मॉलिक्यूल का डिफिनीशन है ये क्या बतला रहा है, दो या दो से अधिक। तो कम से कम कितना होना चाहिए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए, दो, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल। तो O2 क्या है, अगर O2 लिखा है तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और सीधे O लिखा है मतलब क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो एटम ऐसे याद रखिएगा कि एटम अकेले रहता है और मॉलिक्यूल किसी के साथ रहता है, और कम से कम उसको साथ के लिए कम से कम कितने मतलब उसके साथ होना चाहिए, दो। और एटम हमेशा रहता है अकेला, एटम हमेशा कैसा रहता है, अकेला। जैसे देखिए Cl2, दो क्लोरीन एक साथ है Cl2, दो नाइट्रोजन एक साथ है N2। जैसे एक आप लोग सुने होंगे ओजोन, ओजोन क्या होता है O3, फास्फोरस P4 होता है, सल्फर S8 होता है। तो सल्फर में देखिएगा 8 गो सल्फर एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, फास्फोरस में 4 गो फास्फोरस एक साथ रहता है, ओजोन में 3 गो ऑक्सीजन एक साथ रहता है। तो ये क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन एटम है, क्लोरीन मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन एटम है,
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 गो नाइट्रोजन एटम है, ओजोन मॉलिक्यूल में 3 गो ऑक्सीजन एटम है, फास्फोरस मॉलिक्यूल में 4 गो फास्फोरस एटम है, सल्फर मॉलिक्यूल में 8 गो सल्फर है। एक बात गौर करिएगा आप लोग, यहाँ पे जितना मॉलिक्यूल लिखे हैं सब एक के तरह के एटम से मिला है। O2 सिर्फ ऑक्सीजन से मिलकर बना है, Cl2 सिर्फ क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, फास्फोरस सिर्फ फास्फोरस से मिलकर बना हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। वैसा मॉलिक्यूल जिसमें सब एटम एक के जैसा है, सब एटम एक के जैसा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, अब बताइए कितना भारी बात आपको पता चल गया कि एटम अगर एक जैसा रहेगा तो सर इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सर इसको हम लोग बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए CO2 मॉलिक्यूल नहीं है क्या? है भाई, मॉलिक्यूल है। 2 से ज्यादा एटम है ना, एगो कार्बन है, 2 गो ऑक्सीजन है, ये भी मॉलिक्यूल है। SO2 ये मॉलिक्यूल नहीं है क्या? मॉलिक्यूल है। मीथेन CH4 मॉलिक्यूल नहीं है क्या? मॉलिक्यूल है। NH3 अमोनिया ये मॉलिक्यूल नहीं है क्या? मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये भी हम लोग सीखेंगे कि CO2 का नाम क्या होगा, SO2 का नाम क्या होगा। हालांकि अभी बता देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये मीथेन है, ये अमोनिया है, लेकिन इसका नाम लिखना तक भी हम लोग सीखेंगे। आगे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़िएगा इसका नाम लिखना भी हम लोग सीख जाएंगे धीरे धीरे, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा जो भी मॉलिक्यूल यहाँ बना हुआ है इसमें एक से ज्यादा तरह का एटम है। जैसे इसमें कार्बनो है, ऑक्सीजनो है, सल्फर है, ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो जब एक से ज्यादा टाइप का एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सर जी इस सब को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो भाई साहब इसको हम लोग बोल देंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस सब को हम लोग क्या बोल देंगे? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बताइए, एकदम आसानी से क्लियर हो गया। मॉलिक्यूल किसको बोले? जब सर 2 गो एटम कम से कम या 2 से ज्यादा एटम एक साथ कंबाइन होकर के रहेगा तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। मॉलिक्यूल भी सर बता दिया आपकी 2 तरह का होता है, एगो होमो वाला जिसमें सब एटम एक के जैसा होगा, एगो हेटेरो वाला मतलब एक से ज्यादा तरह का एटम कंबाइन किया हुआ मतलब जुड़ा हुआ रहेगा। तो ठीक है, चलिए अब आते हैं वो वाला जो क्वेश्चन आपको बता रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने वाला, इस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे आपसे हम पूछ रहे थे कि CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा टाइम देख लेते हैं ना, टाइम देख लेते हैं। अच्छी है अपने पास टाइम। अब देखिए जैसे CO2 दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, निकाल करके बताइए। तो एकदम इजी है, पहले पता कर लेते हैं कि कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है, फिर पता कर लेंगे ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 6। एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 होगा। जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो सर इसमें 6 गो इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर? 8 गो। 8 इसका एटॉमिक नंबर है। अभी बताए ना भाई कि न्यूट्रल एटम रहेगा तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें 6 गो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो इलेक्ट्रॉन का संख्या जोड़ेंगे तो एगो कार्बन है तो 6। अब एगो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 16 गो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आप लोग समझ गए, मॉलिक्यूल भी दिया हुआ रहेगा तो आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा। तो चलिए वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बता ही दीजिए कि आप लोग का सही आ रहा है कि नहीं, और एकदम कमेंट करना है कि सर हम सही बनाए थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन, ठीक है, ताकि मजा आएगा, है ना। कमेंट करिएगा तो थोड़ा हमको भी मजा आएगा कि सर क्वेश्चन हम बना लिए थे, आप जो बताए थे कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, बताइए CH4 का आंसर, कई गो इलेक्ट्रॉन होगा CH4 में?
देखिए कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 गो, अभी बता दिए कि सर 6 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस एगो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन है यहाँ कितना, 4 गो है, तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आ गया? थोड़ा सा गलत करवा दे, इसका बताइए NH4 प्लस। अब बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और रोक करके बताइए कि सर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। टेल मी गाइस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन अमोनियम आयन, इंग्लिश में बोलेंगे इसे, ऐसे बताइए कि इस वाला में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हो गया, बन गया? कमेंट करना भाई, कमेंट, मजा आएगा। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, तो इलेक्ट्रॉनों का एगो होगा 7। हाइड्रोजन में 4 गो हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4। लेकिन सर एगो प्लस चार्ज है, और प्लस का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा किसी को, मतलब सर एक माइनस हो जाएगा। तो 7 4 10, सॉरी 7 4 11 में से एक इलेक्ट्रॉन घट गया, तो सर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं। अगर माइनस चार्ज रहता तो क्या करते, ऐड कर देते हैं। तो सर एगो माइनस चार्ज वाला भी दे ही दे क्या क्वेश्चन, दे दीजिए और मजा आ जाएगा। लीजिए भाई, मजा ही आ जाएगा, एगो और माइनस चार्ज वाला क्वेश्चन दे दीजिए। ये है सर नाइट्रेट आयन, इसको हम लोग बोलते हैं NO3 माइनस। बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। टेल मी गाइस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रेट आयन। हालांकि बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, आप लोग को सीखने को भी मौका मिल रहा होगा कि हाँ सर ऐसा भी कुछ होता है क्या। हाँ भाई ऐसा ही होता है। देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 गो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 गो इलेक्ट्रॉन, और 3 गो ऑक्सीजन है तो 8 तिरिक 24 गो इलेक्ट्रॉन। और एगो माइनस चार्ज है, तो सर इसका मतलब क्या है, कर्जा लिया है किसी से। तो 7 1 8 प्लस 24, मतलब कि सर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 32। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या ये वाला झमेला क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल में भी आप लोग निकाल करके बता दिए, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा काम देगा केमिस्ट्री में, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन माना जाता है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखते हैं इसको। अच्छा भाई, हम कपड़ा ले रहे थे इसको मिटाने के लिए, अजीब है भाई, यहाँ स्लाइड चेंज कर देंगे, तो आदत लगा ना बोर्ड पे मिटाने वाला, तो यहाँ रखा भी हुआ है नैपकिन, मिटा दो इसे घास के। देखिए हम लोग को पढ़ना तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इससे भी बेसिक कुछ बताते हैं ताकि थोड़ा आपको और क्लियर होगा। हम लोग को पढ़ना क्या है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये होता है एटम का न्यूक्लियस, ये इसके चारों ओर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिट। जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, और बीच में क्या है, ये एटम का न्यूक्लियस, जिसको हम लोग केंद्रक भी बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है एटम में, वो ऑर्बिट में सर्कुलेट करता है ना। ये नील्स बोर नामक साइंटिस्ट बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे रोटेट करता है न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में। कहां पे, ऑर्बिट में। और हमको यहाँ पे ये जानना है कि ऑर्बिट जो अलग अलग है, तो जैसे एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरका ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तीसरका वाला में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब हम जानने की कोशिश करते हैं
कि जो ऑर्बिट है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे सोडियम का एटम, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना है 11 गो, तो सोडियम में एटम क्या गो होगा, है ना। और एटम में कौन एटम में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये जानने का कोशिश करते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब 6 गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन कहां कहां होगा, कैसे कैसे घूमेगा, तो ये हम लोग पता कर रहे हैं कि एक्चुअली में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है। पहिलका ऑर्बिट में कितना होता है, दूसरका ऑर्बिट में कितना होता है, तेसरका ऑर्बिट में कितना होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे और बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए अभी आपको बता देते हैं, है ना, कि हम कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए पढ़ना हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है, लेकिन भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को क्यों सजाते हैं, ये तो जानना है ना। पहले हम जानते हैं कि ऑर्बिट में कितना कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, तब सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, पहले वाले में कितना रखेंगे, दूसरका वाला में कितना रखेंगे, तीसरका वाला में कितना रखेंगे। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई एटम है, ये एटम है, पहले वाला में 4 गो रख दिए, 2 गो रख दिए, 3 गो रख दिए, कैसे रखेंगे, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक में। तो पहले पता होना चाहिए ना कि पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, मान के चलो कोनो घर है, तो एक घर में मैक्सिमम कै गो आदमी को सुला सकते हैं, कैपेसिटी कितना है घर का। तो वैसी जो एटम का घर है वो क्या है, ऑर्बिट है, जहां इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के रहने के घर को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। n क्या है सर जी, एगो नया टर्म ला दिए यहाँ पे। n क्या, देखिए n होता है नंबर ऑफ, n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कक्षा की संख्या, हिंदी में बोले तो कक्षा की संख्या। जैसे हमसे कोई आदमी पूछ दिया कि बताइए भाई साहब पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो कुछ नहीं, ये बोल देंगे सर 2 इंटू का 1 का स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा सर। 2 इंटू का 1 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2। अगर कोई हमसे पूछ दिया कि बताइए दूसरा ऑर्बिट में क्या गो इलेक्ट्रॉन होगा, तो सर 2 इंटू एन की जगह पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन होगा सर। कोई अगर हमसे पूछ दिया कि तीसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर, तो कुछ नहीं सर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 6, नहीं भाई 3 तिया 9, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि सर कि जब एटम को अरेंज करें, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है, दूसरका ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तीसरका वाला में 18 आ सकता है, चौथा वाला में 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32 गो आ सकता है, पांचवा वाला में 5 का स्क्वायर 25 25 गुना 50 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यह है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। अब ऑर्बिट के अंदर भी, जैसे ये सब ऑर्बिट है, इसके अंदर भी पाया जाता है सब ऑर्बिट, जैसे कक्षा, ऑर्बिट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कक्षा, या ऑर्बिट को सेल भी बोला जाता है। और उसके अंदर जो घर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपकक्षा या सब ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, उपकक्षा या सब ऑर्बिट। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, सब ऑर्बिट। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं सर, सब ऑर्बिट, या इसको सब सेल भी बोलते हैं, सब सेल, सब ऑर्बिट या सब सेल, मतलब ऑर्बिट के अंदर भी रहने का जगह है, और उस रहने की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, सब सेल या सब ऑर्बिट। टोटल सब ऑर्बिट 4 गो होता है, एक होता है एस,
एक होता है P, एक होता है D और एक होता है F। अब इसमें आपको याद रखना है कि S वाला में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है। जो S वाला सब सेल होता है इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन आ सकता है मैक्सिमम, 2 से ज्यादा रख ही नहीं पाएंगे। S वाला सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है सर, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम लोग S वाला सब सेल में नहीं रख पाते हैं। अच्छा, जो P वाला सब सेल होता है इसमें टोटल आता है 6 इलेक्ट्रॉन। P वाला सब सेल में कितना आता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जो है हम लोग P वाला सब सेल में नहीं रख पाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका D वाला सब सेल, और D वाला सब सेल में मैक्सिमम रख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और F वाला सब सेल में रख सकते हैं हम लोग सर 14 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्डर दिख रहा होगा यहाँ पे कि सब में 4 जुड़ रहा है, 4 गो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए 6, 6 में 4 जोड़ दिए 10, 10 में 4 जोड़ दिए 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना है कि टोटल सब ऑर्बिट कितना है, 4 गो, S, P, D, F, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करेंगे। S वाला में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो, P वाला में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 6 गो, D वाला में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 10 गो, और F वाला में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, 14 गो। ठीक है, अब इसका एक शेप भी होता है कि कैसा होगा। अगर हम लोग इसके आकार का बात करें सर, शेप, कि सर इसका शेप कैसा होता है, तो देखिए जो S सब सेल होता है वो होता है गोल, तो हम लोग लिख देते हैं कि ये सर कैसा होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब कि कौन सी है सर, ये ऐसा गोल होता है, गोल स्फेरिकल होता है। S सब सेल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, जो P वाला सब सेल होता है ये होता है डम्बेल शेप के, कैसा होता है, DUMB, बढ़िया से लिख दो भाई, डम्बेल, डम्बल शेप का होता है, इस तरीके से जिम करने वाला ना डम्बल ऐसा। ठीक है, जो D वाला होता है वो 2 गो डम्बल शेप का होता है, तो इसको लिखते हैं डबल डम्बल, डबल डम्बल, मतलब कि सर ऐसन एगो और फिर ऐसा डिजाइन बना दीजिए डबल डम्बल। ऐप का यहाँ ड्रॉ नहीं हो सकता है तो लिख देते हैं कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स, जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इतना बात याद रखेगा हमको, तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, बहुत ही बेसिक, और जितना बता दिए हैं उतना अगर आप कर लिए तो भाई केमिस्ट्री, आपको केमिस्ट्री का जो डर है आपसे वो निकल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो केमिस्ट्री के डर को खत्म करना चाहते हैं तो जो भी वीडियो आएगा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का, उसको जरूर देखना है। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बढ़िया कमेंट करिए ताकि मजा आए हमको भी। ठीक है, तो आज के क्लास में रहने देते हैं इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चिल मारिए, एंजॉय करिए, घूमिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।